नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज कुर्नी के लिए मतदान शुरू हो चुका है और नतीजे जो है वो 8 दिसंबर को आएंगे। मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह भी दिखाई दे रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कुर्नी के रंग में जो किंग है वो कौन होगा। सीधे टक्कर तो बीजेपी और जेडीयू में मानी जा रही है, लेकिन वीआईपी और एआईएमआईएम भी अपनी उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं। रमेश तिवारी सीनियर जर्नलिस्ट के अलावा डॉक्टर राजीव सिंह भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आगे चलकर ऋषि मिश्रा और संतोष जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट। तब तक हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले स्वागत है रमेश जी और राजीव जी आपका। जी तो चलिए रमेश जी, अगर कुर्नी के रंग की हम बात करें तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार किसकी दावेदारी आपको कितनी मजबूत दिखाई देती है? आपकी आवाज नहीं आ रही सुकन्या। रमेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है, बोलिए ना। जी। तो मैं ये कह रही थी कि रमेश जी, आपको कुर्नी में किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है? देखिए, चुनाव काफी नजदीकी का मामला है और नीतीश और तेजस्वी के प्रचार के बाद थोड़ी फिजा बदली थी, लेकिन आखिरी वक्त में चूंकि चिराग पासवान और एक बड़ी रैली और बड़ी सभा की एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन में और वो मैदान में उतरे, तो दलितों का वो जो वोट है, दलितों का रुझान अगर एनडीए के पक्ष में हुआ और बड़ी तादाद में अगर दलितों ने एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट किया, तो मुझे लगता है एडवांटेज यहाँ एनडीए है। लेकिन बहुत ही करीबी मामला है, उसमें ये देखना होगा कि जातिगत समीकरण किसके पक्ष में है, क्योंकि ये सही बात है कि वीआईपी कितने अपने मतलब भूमिहार वोटों में कितने सेंधमारी कर पाते हैं या एआईएमआईएम मुस्लिम वोटों में कितनी सेंधमारी कर पाती है, तो वो उस पर निर्भर करेगा अंतिम जो विजेता कौन होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस वक्त फिलहाल एडवांटेज एनडीए। चलिए, तो रमेश जी तो मान रहे हैं कि एनडीए जो है वो एडवांटेज में है। संतोष सिंह और ऋषि मिश्रा भी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल आ रही आवाज। बिल्कुल। तो रमेश जी तो माइलेज एनडीए को दे रहे, कह रहे हैं कि एक झुकाव जो है हो सकता है एनडीए का पलड़ा थोड़ा भारी हो। आपको क्या कुछ लग रहा है? देखिए, उपचुनाव नहीं है, ये प्रतिष्ठा का चुनाव है बिहार। और आज जो मैं कह रहा हूँ जो उपचुनाव हो रहा है, ये बिहार की राजनीति को जो ईवीएम जो है उम्मीदवार के साथ बिहार की जो भविष्य की राजनीति है वो भी ईवीएम में कैद हो जाएगी आज। क्योंकि देखिए ये जो प्रतिष्ठा की लड़ाई, और मैं कहता हूँ सबसे बड़ी प्रतिष्ठा नीतीश कुमार जदयू की लगी हुई है कि अगर महागठबंधन की हार होती है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो आगे जो प्रश्न लगेगा और देखिए भाजपा का जो है मनोबल काफी बढ़ जाएगा। इसलिए मैं इसको सिर्फ उपचुनाव नहीं मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है। आप इस बात से समझिए कि ये कितनी प्रतिष्ठा की लड़ाई। कल जो है उपचुनाव से जो प्रचार का दौर खत्म हुआ तो ओबीसी ने वहां से एक वीडियो जारी किया, वहां से एक संदेश दिया वहां पे। अब इसी बात से देखिए भाजपा के जितने बड़े नेता हैं वो उन्होंने कुर्नी में मूव किया। जो नीतीश कुमार जो है जो बोझा उपचुनाव में और नहीं गए थे, पिछले उपचुनाव में नहीं गए थे प्रचार करने के लिए, वो यहाँ पे प्रचार करने के लिए आए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो उपचुनाव है ये बिहार की राजनीति आज जो है बिहार की जो राजनीति का भविष्य है वो भी ईवीएम में कैद होगा। और ये नेक टू नेक फाइट है। मेरी कुछ जदयू आरजेडी और भाजपा के नेता से बात हो रही थी, तो देखिए टीवी डिबेट में हर कोई अपनी जीत के दावे करते हैं, लेकिन जो फील्ड में है, ऑन फील्ड में जो है कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि कौन जीतेगा। क्योंकि जो बड़े जो नेता हैं जिनसे मेरी बात हुई वो भी कह रहे कि नेक टू नेक फाइट है। तो इसलिए अभी देखना पड़ेगा। आज देखिए ये, और जनता देखिए इसमें चुनाव में जो है परिणाम तो जनता के हाथ में है, लेकिन मेरा कहना है कि जनता के अलावा ये जो परिणाम है ये एआईएम ओबीसी की जो पार्टी है और नीलाभ कुमार जो वीआईपी कुमार है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो मुख्य मुकाबला तो बीजेपी वर्सेस जेडीयू है और देखना पड़ेगा। आज शाम तक देखिए वोटिंग होगी 6 बजे तक, किस चुनाव उठ किस तरह करवट बदलता है आगे देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ऋषि जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो खुद मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं और 2-3 साल से वहीं पर रह रहे हैं जब से देश कोरोना क्रांति से दो चार। ऋषि जी, ये जरा बताइए कि अगर हम स्थानीय स्तर पर बोले तो क्या कुछ माहौल आपको देखिए, जेडीयू आरजेडी की जब से गठबंधन हुई है उसके बाद पहली बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मंच साझा किया है। और ये उपचुनाव कहीं ना कहीं ये साबित करेंगे कि जो आरजेडी जेडीयू का जो गठबंधन हुआ है वह धरातल पे कितना कारगर है।
क्योंकि यह चुनाव नीतीश कुमार, यदि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछे तो नीतीश कुमार के क्रेडिबिलिटी को लेकर भी ये एक अग्नि परीक्षा है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार अपने आप को ओबीसी, ईबीसी पिछड़ों का नेता मानते हैं, क्या यह वोट बैंक जो है आरजेडी के वोट बैंक के साथ शिफ्ट होती है या नहीं होती है। जहां तक मनोज कुशवाहा की बात है तो मैंने पहले भी कहा, मनोज कुशवाहा की जो राजनीति रही है यादवों के विरुद्ध रही है, एमवाई समीकरण, राजद और लालू की जो राजनीति रही है उसके विरुद्ध रही है। तो क्या यादव समाज किस प्रकार से मनोज कुशवाहा का सपोर्ट करते हैं, और क्या कहते हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार से जिस चीज की चर्चा डिबेट में नहीं होती है आज उसकी चर्चा होनी चाहिए। नीतीश कुमार से वह व्यक्ति, वह समाज नाराज है जो कहीं ना कहीं तारी आप समझती होंगी, तारी या ये सब जो है वो जो बिजनेस करते हैं वो समाज नीतीश कुमार से नाराज है। हो सकता है कि वह महागठबंधन के विरुद्ध वोट करे, लेकिन यदि आप कागज पे देखें या धरातल पे देखें तो महागठबंधन को उम्मीदवार मुझे लगता है एज है। आप पूछेंगे एज क्यों है, क्योंकि मुकेश सहनी जिस प्रकार से सक्रिय हैं, और मुकेश सहनी, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आज भी मुकेश सहनी को मल्लाह समाज अपना नेता मानता है। अब डिपेंड करता है कि नीलाव जो मछली भात का समीकरण दिया गया है, मछली कितना शिफ्ट करती है, भात कितना शिफ्ट करती है। तो मछली भात का जो समीकरण है, भूमिहार नीलाव जी अपने समाज का वोट कितना तोड़ पाते हैं। और जहां तक मेरे पास खबर है 50 to 60% मल्लाह जो है टूट रहे हैं, मुकेश सहनी के साथ वीआईपी के साथ जा रहे हैं। यदि भूमिहार 30% भी टूट गए तो मुझे लगता है केदार गुप्ता जी के लिए परेशानी का सबब होगा। केदार गुप्ता जी के लिए एक ये भी है कि केदार गुप्ता जी के लिए कहीं ना कहीं एक बीजेपी में भी मतलब रसाकसी था। आपने टिकट को देखा, कई ऐसे नेता हैं जो केदार गुप्ता के साथ लगे हुए हैं, लेकिन अंदर से कितने लगे हुए हैं, क्या वोट दिलाने में वो कारगर होते हैं या नहीं होते, ये बहुत सी फैक्टर है जिसको लेके अभी ये कहा नहीं जा सकता, कंक्लूजन नहीं दिया जा सकता है कि कौन सी पार्टी जीत रही है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय आप पूछेंगे तो महागठबंधन को यहाँ पे एज है। बिल्कुल। संतोष जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष जी, जरा बताइए कि अभी तो रमेश जी को हमने देखा, उन्होंने कहा कि एनडीए को एज है, वहीं ऋषि मिश्रा कह रहे हैं कि महागठबंधन को एज है वीआईपी की वजह से। आपका गणित क्या कहता है? देखिए, कुडहन्नी अगर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, उसका वोटिंग जो ट्रेंड रहा है या जो वोटिंग कॉम्बिनेशन रहा है उसकी हम बात करें, गोपालगंज और कुडहन्नी का नेचर एक जैसा है। जब लालू और नीतीश 2015 में साथ चुनाव लड़े थे तो 11,000 से अधिक वोट से यही जो मनोज कुशवाहा है वो चुनाव हारे। पिछली बार 700 मुश्किल से 712 वोट से मुश्किल से आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीत पाए थे। आप 77 से लेके अभी तक के अगर आप जीत हार के आंकड़े को देखें तो ये जो कुडहन्नी है वो मुजफ्फरपुर शहर से सटा हुआ इलाका है, और कुडहन्नी का 80% आबादी जो दिहाड़ी मजदूरी करता है वो रोजाना उनका मुजफ्फरपुर आना जाना, शहर आना जाना लगा रहता है। मतलब बेस उसका शहरी बेस है। एक तरफ पटना से मुजफ्फरपुर के 4 लेन के इलाके में लोग बस कंस्टिट्यूंसी है, दूसरा समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के जो 4 लेन है उसके किनारे ये लोग बसे हुए हैं। तो एक शहरी मानसिकता कह सकते हैं कि यहाँ के मतदाताओं में काफी पहले से रहा है। इसलिए बीजेपी का एज स्वाभाविक तौर पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हार जीत 1000 के अंदर अगर हो, अभी हमारी बात हो रही थी, वहां के अधिकारियों की बात हो रही थी जो कल तक ये मान रहे थे कि नहीं, और मैं भी मान रहा था कि नीतीश कुमार लड़ाई में नहीं। पिछले 3-4 दिनों से मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि नीतीश कुमार लड़ाई में नहीं है, और इसकी एक बड़ी वजह शराबबंदी कानून है। इसको लेकर उनका जो कोर वोटर है उससे काफी नाराज है। लेकिन जो अप्रत्याशित मुझे लगा कि अगर आप फुटेज देख रहे हैं तो जो महिला नीतीश कुमार को गाली दे रही थी, सुबह 6 बजे से वो लाइन में लगी। और मतलब उपचुनाव में इस तरीके का उत्साह बहुत मुश्किल देखने को मिलता है कि महिलाएं उसी तरीके से वोटिंग करने के लिए निकली। अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, मतलब आज से पहले का जो ट्रेंड रहा है, वो ट्रेंड यही रहा है कि महिलाएं अगर घर से निकली है तो वो नीतीश के लिए निकलती रही। ये भी एक लिटमस टेस्ट होगा नीतीश कुमार के लिए कि महिलाएं उनके साथ खड़े हैं या नहीं, खड़ी हैं या नहीं। ये एक बड़ी बात है।
तो उन अधिकारियों से हमारी बात हो रही थी, तो हमने कहा कि महिला वोटर बहुत सुबह सुबह इतनी जल्दी आ गए हैं, क्या आपको क्या लगता है? तो उनका मानना था कि नहीं, अब लड़ाई जो है बहुत क्लोज हो गया है, क्योंकि जो स्वाभाविक तौर पर सेक्टर मजिस्ट्रेट से अगर आप बात करें तो लगभग 25-30 मतदान केंद्रों का आपका रुझान पता चल जाएगा, क्योंकि वो लोग काफी क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं, समझते भी है कि क्या हो रहा है। उनका कहना था कि अब बहुत क्लोज फाइट, तो अगर नीतीश कुमार बहुत क्लोज फाइट में अगर हारते या जीतते हैं तो उनको उतना नुकसान नहीं होगा। बीजेपी प्रोपगंडा या मीडिया के सहारे अपनी बात को, भले वो जिस तरीके से गोपालगंज की जीत पर जिस तरीके से उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की, तो कुढ़नी के भी जीत पर वो माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, करेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन हार जीत का अंतर अगर कम रहा तो समझ जाइए उसका असर नीतीश के सेहत पर नहीं पड़ेगा। लेकिन 5,000 से ज्यादा वोटों से अगर हार जीत हुई, अगर नीतीश हारते हैं, तब तो फिर नीतीश के लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि मेरा अनुभव यही रहा पिछले 3-4 दिनों का, जो कुढ़नी हम रहे उसमें उनका जो कोर वोटर है, जो अति पिछड़ा वोटर जिसको आप कहते हैं, वो नीतीश से खासा खफा दिखे हमको। एक वजह तो शहरीकरण भी रहा, लेकिन फिर भी शराबबंदी को लेकर काफी आक्रोश, तो महिला उनके साथ हमेशा खड़ी रहती थी, वो महिला भी काफी आक्रोशित थी। हम एक घटना का जिक्र करते हैं, 3 दिन पहले हम उस कंस्टिट्यूंसी में गए थे, तो एक दरवाजे पर 30-40 महिला खड़ी थी और एक माँ एक बेटे से लिपट कर रो रही थी। हमें लगा कि कोई घटना हो गया। जब हम उनके रोके और उसके पास गए तो पता चला कि 3 महीने के बाद ये जेल से छूट गया है। दिल्ली में वो काम करता था, शराब पीते हुए दुर्गा पूजा के दौरान उसको शराब पीते हुए पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर दिया, और बस 1 कट्ठा जमीन उसके पास, और वो जमीन वो बेच के 18,000 रुपया उसको बेल कराने में लगा। अब आप समझ लीजिए कि उस गांव की तमाम महिलाएं नीतीश कुमार को खुलकर झाड़ू डंडा से गाली दे रही थी कि बताइए, बड़े लोगों को पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और ये गरीब लोग हैं, पकड़ के 18,000 रुपया बेल कराने में लगे। तो ये जो एक इमेज बना है नीतीश कुमार का शराबबंदी के मामले में, तो वो उस समय में जो महिलाओं का हम आक्रोश देखे, हमें तो लगा कि नीतीश कुमार लड़ाई में है ही नहीं। मतलब पहली बार हमें क्षेत्र में जाने के बाद ये महसूस हुआ कि भाई नीतीश कुमार लड़ाई में है ही नहीं। लेकिन अब देखिए महिलाएं आई हैं, अब नीतीश कुमार के साथ खड़ी हैं या शराब, देखिए हार जीत अगर बहुत क्लोज होगा, जिसकी संभावना हमें कम दिखती है, अगर नीतीश कुमार हारेंगे तो बड़ी वोट से हारेंगे, क्लोज फाइट का कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, जीतने की स्थिति में भले अगर वो स्थिति बनती है जिसकी संभावना हमको अभी भी कम लगती है, दोपहर बाद स्थिति बदलेगी, बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन आएंगी तो समझ में आएगा। लेकिन नीतीश के लिए ये बहुत टफ चुनाव है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। ऋषि जी कुछ कहना चाह रहे, ऋषि जी बताइए। नहीं, संतोष जी के बात से सहमत हैं। वो शराबबंदी वाले जो मामला है वो एक एंगल है, लेकिन जिस प्रकार से मुकेश सहनी और नीलाव एक्टिव है, नो डाउट नीलाव को उतना भूमिया समाज का वोट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मुकेश सहनी जो डैमेज कर रहे हैं उसका भरपाई एनडीए कहां से करेगी, ये संतोष जी से समझना हम चाहेंगे। क्योंकि मलाह समाज का जो कहीं ना कहीं झुकाव है वो ऑन एवरेज मुकेश सहनी के प्रति अधिक है, और जनरली यदि आरजेडी ने अनिल सहनी को टिकट नहीं दिया या मलाह समाज को टिकट नहीं दिया तो मलाह समाज जनरली शिफ्ट करती है एनडीए की तरफ। आदि मुकेश सहनी डैमेज कर रहे हैं तो एनडीए का ही वोट डैमेज कर रहे हैं। और जिससे संतोष जी कह रहे हैं लड़ाई में नो डाउट, लड़ाई में नीतीश कुमार के कैंडिडेट हैं, मनोज कुशवाहा है, कुशवाहा 3 बार विधायक रहे हैं, कुशवाहा समाज का भी अपना इम्पैक्ट है। फैक्टर जो है कि कुशवाहा, मनोज कुशवाहा को यादव समाज कितना वोट देता है, क्योंकि यादवों से नाराजगी रही है मनोज कुशवाहा का और उनकी राजनीतिक लड़ाई भी रही है। ब्राह्मणों में भी डिवीजन दिखा गया। संतोष जी, मैंने कई वहां के कुढ़नी में ब्राह्मणों से बात किया, ब्राह्मण में भी डिवीजन है, ब्राह्मण टोटल बीजेपी को नहीं मिल रहा है, राजपूतों में भी डिवीजन है। जिस प्रकार से आरजेडी ने भी अपने अपने समाज के नेताओं को लगाया है। तो और देखिए, मैं यादव फैक्टर पे इसलिए जोर दे रहा हूँ, तेजस्वी यादव को बार बार कहना पड़ रहा है कि यादवों को बटना नहीं है। मन से आप उस दिन यदि भाषण देखें उनका, देखा होगा तेजस्वी यादव का, तो कहीं ना कहीं संतोष जी के बात से बिल्कुल सहमत है। लेकिन संतोष जी कह रहे हैं नीतीश कुमार बिल्कुल फाइट में नहीं है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। क्लोज फाइट है, केदार गुप्ता जी चुनाव जीत सकते हैं क्योंकि केदार गुप्ता जी के समाज का सबसे अधिक वोट है। लेकिन यही है कि
जो मेन जो मुझे लगता है इसमें जो फैक्टर है मुकेश सहनी और नीलाव का है, ये कितना डैमेज करते हैं एनडीए को। और मुकेश सहनी जिस प्रकार से सक्रिय रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान है। और हार जीत का प्रेडिक्शन तो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना क्लोज फाइट में चुनाव हो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जिस प्रकार से मुकेश सहनी सक्रिय है, मुझे लगता है एनडीए को नुकसान है। और फिर 8 तारीख को हम लोग को इंतजार करना चाहिए नतीजे क्या हो। क्या आप कुछ बोले? जी बिल्कुल सर, जवाब दीजिए। देखिए ऋषि जी, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन एक चीज आप वहां के अगर वोटिंग कॉम्बिनेशन को देखें तो एमवाई समीकरण, कुशवाहा कोई और अति पिछड़ा 50% से ज्यादा वोटर, मतलब वहां अगर बीजेपी के कोर वोटर की बात करें तो सवर्ण और बनिया, कुछ बनिया, उस स्थिति में तो नीतीश कुमार को की जीत का मतलब कागज पर आप देखें तो कहीं से भी लड़ाई ही नहीं लगेगी अगर आप गौर करें। लेकिन आप भी मान रहे हैं कि बहुत क्लोज फाइट है। क्लोज फाइट की वजह यही है। और जहां तक यादव का सवाल है तो तेजस्वी के दोनों सभा में हम कुडरनी गए हुए थे। देखिए यादव की स्थिति ये है कि वो नीतीश को स्वीकार कर चुके हैं, इस उद्देश्य यह मानते हुए कि आने वाला कल मेरा, मतलब तेजस्वी को और नीतीश कुमार सभा में भी गेस्चर अपने चेहरे का भाव उसी तरीके से देते रहे जैसे वो उनका उत्तराधिकारी। नीतीश तेजस्वी को साथ ले गए। आप ये समझिए कि मुख्यमंत्री बिहार के चुनाव में पहली बार, आप याद करिए कि 2015 में भी नीतीश और लालू का सभा एक साथ नहीं हुआ, लेकिन कल परसों मतलब कैंपेन के अंतिम दिन नीतीश कुमार तेजस्वी को साथ लेकर जाते हैं। ये जो कहीं से भी जो कोई कंफ्यूजन अगर है तो वो कंफ्यूजन नहीं। और यादव कल तक हम थे उस इलाके में, यादव काफी एग्रेसिव था। वो मनोज कुशवाहा से वाकई में खफा है। मनोज कुशवाहा के जगह पर अगर किसी और को उम्मीदवार बनाए रहते तो फिर लड़ाई नहीं रहती। मनोज कुशवाहा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अभी भी है। पता नहीं उन्होंने 15 वर्षों में किस तरीके की राजनीति की है। लेकिन यादव के लिए लालू यादव के मर मिटने की बात हुई कि नहीं, लालू यादव समर्थन में है, मदद तेजस्वी में समर्थन में, तो हम उनको जरूर मदद करेंगे। बात अगर नीलाभ की करें तो देखिए नीलाभ का जो 2-3-4 जहां आपको शाही जी का अपना एक पकड़ रहा है जिन इलाकों के भूमियार गांव में, जो भूमियार आपको समाजवादी कल्ट के सोच वाले भूमियार है, वहां अभी भी वहां के भूमियार में बहुसंख्यक भूमियार मतलब बीजेपी से अपने आप को उस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। आप जब पटना से जाएंगे उनका जो अपना गांव का जो इलाका है, 8-10 भूमियारों का गांव है, वहां नीलाभ को लेकर आकर्षण हमको दिखा। यूथ और महिलाएं नीलाभ के साथ थी, ये भी हमको दिखा। और एक हमारे वहां महेश सहनी से हमारी भेंट हुई, जो शाही जी के वर्कर हुआ करते थे और उस इलाके का सबसे प्रभावशाली सहनी जाति में हमको लगा कि जिस तरह 40-50 पोखरा जिनके पास हो तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से राहुल का दो बेटा, एक बेटा एडीएम, हम तो स्टोरी भी चलाए हैं, और एक एक्साइज कमिश्नर है, और अभी भी वो मछली का जीरा का काम करते हैं। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि यहाँ का सहनी समाज भूमियार समाज के साथ वर्षों से रिश्ता रहा है, क्योंकि उनका जमीन हम जोतते हैं, मुनाफा का शेयर उनको हम देते हैं। ये कोई आज का रिश्ता नहीं। जब से ये रिश्ता टूटा है, हम लोगों का जो अपना वर्चस्व था राजनीति में वो खिसक गया है। जैसे भूमियार विधायक बनते थे तो प्रखंड प्रमुख उस समय में सहनी बनता था। शाही जी का ये कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन टूटा तो हम लोग राजनीति में मेरा कहीं वजूद नहीं है। हम 25,000 वोट होते हुए हम भी चाहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन की वापसी हो। उसमें जितनी गंभीरता सहनी समाज में देखने को मिला उतने भूमियार समाज में देखने को नहीं मिला। हाँ, वोट के बाद अभी स्थिति हमारे नीलाभ के कैंप से लोगों से भी अभी बात हुई है, उत्साहित है, यूथ उनके साथ है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि भूमियार के गांव में यूथ और 40 से ऊपर वाले बीजेपी के साथ, 40 से नीचे वाले नीलाभ के साथ एग्रेसिवली, और महिलाएं नीलाभ के साथ, मतलब यूथ जो बेटा है अगर नीलाभ के साथ तो मां भी नीलाभ के साथ। अब कितना परसेंट वोटिंग होता है इस पर निर्भर करेगा। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर राजीव सिंह भी बने हुए हैं, लगातार वो कुछ कहना चाह रहे थे। राजीव जी, कहीं ना कहीं हमारे पैनल में आप थोड़े अकेले पड़ते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा कि जो एज है महागठबंधन को है, जरा काउंटर कीजिए संतोष जी का। नहीं, मैंने ये कहा कि देखिए अभी नेक टू नेक फाइट है। एज तो देखिए कागज पे महागठबंधन को एज है,
लेकिन ना जब आप फील्ड पे देखिए, कागज पे अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि भैया मुस्लिम भी यादव, आरजेडी जेडीयू यादव, कागज पे देखिए महागठबंधन को ऐसे, लेकिन अब जब आप फील्ड में जाएंगे, मैंने कहा कि कल मेरी कुछ नेताओं से बात हो रही थी, वो टीवी डिबेट में कहना, कोई भी नेता नहीं कहता कि हम हार रहे हैं, हर कोई मेहनत करता है जीतने के लिए, लेकिन कागज पे महागठबंधन, लेकिन आप फील्ड पे जाएंगे तो देखिए नेक टू नेक फाइट है, कोई भी जीत सकता है। इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो उम्मीदवार है, ये जो चुनाव है, ये आज जो ईवीएम में जो है उम्मीदवारों का भविष्य तो तय होगा ही, साथ में बिहार की जो राजनीति जो है, जो भविष्य की, उस पर भी तय होगा। और एक चीज मैं आपके रिपोर्टर को मैं सुबह देख रहा था, वो सुबह सुबह मुझे बड़ा अच्छा लगा, सुबह 7 बजे से वोटिंग, आपके रिपोर्टर महिलाओं से बात कर रहे थे, वो कह रही थी कि नहीं खाना हम बाद में बना लेंगे, पहले वोट देंगे। मोस्टली आम उपचुनाव पे जो है इतना उत्साह नहीं देखा जाता है। कुछ यूथ दिखे मुझे जिन्होंने कहा कि मैं पहले वोट देने आऊंगा। तो देखिए ये बड़ी अच्छी चीज हो रही है कि बिहार में जो है अब तेजस्वी यादव के आने से मैं कहीं ना कहीं क्रेडिट दूंगा, वो उनको यूथ है, युवा नेता है, काफी कुछ करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अब विकास की बात हो रही है, जॉब की बात हो रही है। कुछ मैं यूथ को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं नौकरी चाहिए, विकास चाहिए, विकास चाहिए। बिहार, देखिए मैं इस पे एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि देखिए बिहार और यूपी में जो देश, जो दिल्ली की राजनीति को तय करती है, कहते हैं कि दिल्ली की जो रास्ता है वो यूपी बिहार से जाता है, लेकिन फिर भी यूपी बिहार के पिछड़ेपन का कारण यही है कि यहाँ ऐसे विकास की बात नहीं होती, विकास पर यहाँ राजनीति नहीं होती, यहाँ पे जाति जाति पे काफी राजनीति होती है। एक चीज जो मैं कहना चाह रहा था, मैं संतोष जी को सुन रहा था, वो जो एक मुद्दा उठा रहे थे वो शराबबंदी का, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए बिहार में से दो समस्या, मुख्य समस्या मानी जाती है, भ्रष्टाचार और अफसरशाही। यहाँ पे अफसरशाही इतना है कि आप अफसर जो है वो जल्दी रिचेबल नहीं है। आप अगर डीएम से मिलने जाए, एसपी से मिलने जाए, या आप, इन तो बहुत बड़ी पोस्ट हो गए, आप जो थानाध्यक्ष हैं उनसे मिलने जाए, तो मुझे कई लोग बता रहे थे कि वो भी इजी रिचेबल नहीं है, जो दूसरे स्टेट में ऐसा नहीं होता है। तो जो मुख्य समस्या जब पहले मुझे दिख रही थी बिहार में, भ्रष्टाचार और अफसरशाही, लेकिन शराबबंदी जो संतोष जी को मैं सुन रहा था, वही मैं ऐड करना चाह रहा था कि देखिए शराबबंदी अच्छी बात है, शराबबंदी होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए, लेकिन शराबबंदी का तरीका सही होना चाहिए। देखिए शराबबंदी अन्य राज्यों में भी है। शराबबंदी के नाम पे जो महिलाएं सपोर्ट कर रही थी, मैं देखिए पुलिस प्रशासन को मैं व्याख्यान देने भी जाता हूँ अलग अलग स्टेट में और अलग अलग राज्य और केंद्र के संस्थानों में, कई बार पुलिस और प्रशासन खुद ही कंफ्यूज है, क्योंकि अगर क्या शराबबंदी के नाम पे, जैसे मान लीजिए हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई है, शराबबंदी को हमने उसमें शराब भी इसमें ऐड कर दिया, तो इतना सारा जो महिलाएं जो शराबबंदी के नाम पे नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रही थी, तो शराबबंदी के नाम पे उनके जो हस्बैंड हैं, उनके बच्चे हैं, वो काफी फंस रहे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं, उनकी गरीबी है, कहाँ से वो जेल से बाहर निकालेंगे। तो ये जो महिलाओं में नाराजगी है नीतीश कुमार के प्रति, शराबबंदी के प्रति, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें दिख नहीं रहा है। इसीलिए शराबबंदी का समर्थन है, शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन उसकी नीति सही होनी चाहिए और इसके नाम पे नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। पुलिस और उत्पाद विभाग जो हो रहा है, समस्याएं हो रही है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। वही चीज मैं ऐड करना चाह रहा। संतोष जी के बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। शराबबंदी ऐसा लगता है कि वो छोटी चीज है, लेकिन उसके नाम पे नीतीश कुमार के प्रति बड़ी नाराजगी है कि भैया आप सही नीति आप सही करिए, क्योंकि इसके नाम पे लोग जेल जा रहे हैं, कुछ बेकसूर लोग भी फंस रहे हैं उसमें। इसलिए शराबबंदी का मुद्दा को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जी शुक्रिया, ये मैं ऐड करना चाह रहा था संतोष जी के वक्तव्य में। जी बिल्कुल बिल्कुल अहम मुद्दा है शराबबंदी। और नीतीश कुमार अब तक ये मानते थे कि शराबबंदी की वजह से फीमेल वोटर जो है उनका साथ मुझे 2015 से मिलता रहा है, क्योंकि 2015 में उन्होंने अनाउंस किया था कि अगर जीतूंगा तो शराबबंदी लागू करूंगा। 16 में लागू हुई और उसके बाद ये विवादों में आई। अब हमारे पैनल की तरफ से कहा यह जा रहा है कि इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश की शराबबंदी से गरीब जो है वो फंस जा रहे हैं और अमीर को कोई दिक्कत नहीं हो रही, उनके घरों में होम डिलीवरी हो रही है। ऋषि जी, आप भी वहां पर रहते हैं मुजफ्फरपुर में, कुर्नी के आसपास ही आप रहते हैं, भूसा ज्यादा आपके नजदीक पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो सही बात है, तेजस्वी और नीतीश ने जिस तरीके से वहां पर चुनाव प्रचार किया, या हम कहें कि महागठबंधन ने जिस तरीके से हाई प्रोफाइल चुनाव प्रचार किया, वहीं एनडीए का चुनाव प्रचार जो है लो प्रोफाइल रहा। ज्यादा उन्होंने ध्यान जनसंपर्क अभियान पर दिया कि भाई लोगों से बातचीत करके उनको कन्विंस किया जाए। क्या लग रहा है, फिर भी अगर हम देखें ओवरऑल तो किसको ज्यादा आप अब माइलेज देंगे या एज देंगे? पहले तो राजीव जी को संतोष जी के बारे में बता दूं, बिहार के रवीश कुमार हैं संतोष जी, और बहुत लोकप्रिय पत्रकार हैं, और ग्राउंड रियलिटी उनको सबसे अधिक रहता है। नहीं ऋषि जी, अभी मेरी पिछले हफ्ते बात हुई थी संतोष जी से, संतोष जी को याद हो अगर तो मुझे मालूम है मेरी बात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल हमारे परिवार के सभी लोग संतोष जी के फैन हैं। हमारे जितने भैया हैं कहते संतोष जी से सीखा करो, कुछ बहुत नॉलेज वाले पत्रकार है।
तो संतोष जी जो ने कहा है वो बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट है। और शराबबंदी को लेकर जिस प्रकार से मिस हैंडलिंग किया गया है, कई ऐसे परिवार हैं जो इसके मतलब भुक्तभोगी हैं। मान लीजिए कोई युवा लड़का है, एक बार शराब पी लिया, उसको जेल भेज दिए, उसका तो कैरियर खराब हो गया। तो इस प्रकार का जो मिस हैंडलिंग हुआ, देखिए शराबबंदी का प्रशंसा हर व्यक्ति कर रहा है कि शराबबंदी से कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे परिवार हैं जो जो मतलब जिनके पति जो है मान लीजिए 500-600 रुपए कमाते हैं, वो और शाम में वो आधे से अधिक पैसे का शराब ही पी जाते थे। उसका कहीं ना कहीं ये प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस इसका मिस हैंडलिंग कर रही है, उससे कहीं ना कहीं नाराजगी सरकार के प्रति है और उसको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जरूर देखना चाहिए। जहां तक जो कुढ़नी बाई इलेक्शन की बात है, यदि बीजेपी चुनाव जीत जाती है सुकन्या जी, तो बीजेपी जो संतोष जी कर रहे हैं उस बात में दम है। एक नैरेटिव बनाने का जरूर प्रयास करेगी, खासकर मीडिया के माध्यम से, कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अब प्रासंगिक नहीं रहे। और नीतीश कुमार अपने जो खेमा का जो वोट है, खासकर ईबीसी ओबीसी कुशवाहा लव कुश के जो अपने आप को नेता मानते थे, वो महागठबंधन में ट्रांसफर नहीं करा पाया। और इसका एग्जाम्पल वो गोपालगंज में देते भी है। मोकामा में देखिए जिस प्रकार से वोट परसेंटेज घटा है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए अग्नि परीक्षा है। और नीतीश कुमार क्योंकि ये सीट जो सीटिंग सीट थी, आरजेडी की सीटिंग सीट थी, और आरजेडी नीतीश कुमार के कहने पे ही लालू यादव ने ये सीट छोड़ा। और उसके बाद ये नतीजे आते हैं। नीतीश कुमार खुद उपचुनाव में सभा करने गए। आपके बात से सहमत हूँ। जिस पर बीजेपी ने उतना हाई प्रोफाइल, हालांकि सुशील मोदी से लेके बड़े बड़े नेता विजय सिन्हा, सीपी ठाकुर के पुत्र जो हैं विवेक ठाकुर, सभी लोग लगे हुए थे, लेकिन उतना बीजेपी जैसे नीतीश कुमार ने प्रचार किया। तेजस्वी यादव ने 3 सभा की, अकेले 3 सभा की 2 तारीख से पहले। उसके बावजूद भी यदि मनोज कुशवाहा हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक रूप से चैलेंज होगा। और जो 2024-2025 का जो पर्सपेक्टिव है उसको कहीं ना कहीं डेंट लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं मैं यदि आप मुझसे पूछते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए आरजेडी से अधिक जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए अग्नि परीक्षा है कुटनी बाई इलेक्शन। बिल्कुल, उसके बाद जब नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को तो फिर हम लोग बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन संतोष जी, जैसा कि ऋषि जी जिक्र कर रहे हैं कि ये जो नीतीश के लिए अग्नि परीक्षा है, और ऐसे में हमने देखा था कि गोपालगंज में और मोकामा में भी जब बीजेपी का वोट घटा नहीं, आरजेडी का बढ़ा नहीं, तभी एक चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश का तो कोई वोटर ही नहीं है, जो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, ना एनडीए में कोई अंतर आया, ना महागठबंधन में कोई फायदा हुआ। तो क्या लग रहा है, अगर इस बार अगर नीतीश हारे, अगर आपके कैलकुलेशन को, बिहार के जो आप रवीश कुमार है उसकी कैलकुलेशन को माने, तो क्या लग रहा है फिर एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर चर्चा शुरू हो जाएगी? बताइए। अच्छा, इस तरह की प्रतिक्रिया न दे। देखिए, संयोग ऐसा हुआ है कि जब से बीजेपी से गठबंधन से अलग हुए जदयू, ऐसे ऐसे लोकसभा विधानसभा में चुनाव हो रहा है जो ग्रामीण, जिनका बेस नहीं। देखिए, नीतीश का आधार पहले भी ग्रामीण ही था। याद कीजिए कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर 2 जगह उपचुनाव हुआ बीजेपी के साथ। तो तारापुर बहुत मुश्किल हुआ नीतीश कुमार को जीतना, 100-500 वोट के अंदर से जीत हुई। लेकिन कुशेश्वर स्थान वोट को 10,000 से अधिक वोट से जीता। तो जो रूरल बेस जहां पे विधानसभा है वहां नीतीश की पकड़ अभी भी है। सीधे सीधे तौर पर नीतीश को खारिज नहीं किया, लेकिन जहां जैसे जैसे शहरीकरण की तरफ जो कंसंसी बढ़ रहा है, वहां बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। और स्वाभाविक तौर पर हिंदू मुसलमान के नाम पर या राष्ट्रवाद के नाम पर जो नैरेटिव चलाने की कोशिश होती है, उसका लाभ मिल रहा है बिहार में। और कुढ़नी में भी यही स्थिति है। तो हमने कहा ना कि भाई कुढ़नी के लोग पटना भी आ जाते हैं सब्जी बेचने के लिए, मुजफ्फरपुर भी चले जाते अपना। वो एक उसका एक होता है कि भाई उसकी संगति शहरी लोगों से है, वहां का जो अति पिछड़ा भी है उसकी संगति शहरी लोगों से है। तो वो माइंड सेट दिन भर सब्जी बेचता भी है, जिसके घर गया वहां मोदी मोदी सुनाई देता है, उसको बीजेपी सुनाई देता है, उसको भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान सुनाई देता है। लेकिन गांव में अभी भी उस तरीके का डिवीजन जो एकदम पूरी तौर पर रूरल बेस्ड सोसाइटी जहां पे है, वो डिवीजन कराने में बीजेपी कामयाब नहीं रही। तो ये कुढ़नी के हार से मनोवैज्ञानिक रूप से और जो एक मीडिया का प्रभाव है, उस प्रभाव से हमला तो जबरदस्त होगा नीतीश कुमार जो मीडिया वाले को जो चरण स्पर्श करना शुरू किए हैं, उसकी वजह यही है कि वो भी अब थोड़ा घबराने लगे हैं। थोड़ा उनको लगने लगा है कि भाई
बीजेपी तो वैसी हमला करता है, मीडिया वाले भी उसको तवज्जो देते हैं, तो थोड़ा परेशानी में नीतीश कुमार इसलिए है भाई थोड़ा हमारी खबर को भी दिखाइए, हम पैर छू रहे हैं आपको, उसका बॉडी लैंग्वेज यही दिखा रहा है। तो कुढ़नी तो लिटमस टेस्ट नीतीश कुमार के लिए वाकई में है, और बहुत मुश्किल चुनाव होगा नीतीश कुमार के लिए। हार जीत तो जो भी हो, जीत गए तब तो उनके लिए राहत है, हार गए तो फिर उनको जीना मुश्किल कर दिया। विधानसभा का सत्र अभी शुरू होने वाला है, उनको जय श्री राम के नारे के साथ जो है उनको ऐसा स्वागत कर, जबकि आप सोच लीजिए कि विधानसभा में बड़ी हैसियत है महागठबंधन की, कुछ चलने वाला नहीं है, लेकिन बीजेपी का जो अपना तरीका है उस तरीके में उनको मजबूर कर देगा पद छोड़ने के लिए। ये भी समझ लीजिए, शुरू से अभी सुबह से ही हमला शुरू है, अभी सुबह से ही सुशील मोदी का बाकी लोगों का ट्वीट आना शुरू हो गया कि तीसरा वोटर उनका गया, मतलब लड़ाई, मतलब तेजस्वी पर पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान जंगल राज की चर्चा नहीं हुई। सबसे बड़ी बात ये देखी, ये जंगल राज के साथ नीतीश हो गए हैं, इसकी कहीं से भी चर्चा नहीं, सीधा हमला नीतीश पर हो रहा है, तेजस्वी पर कोई हमला नहीं हो रहा है। तो ये बीजेपी का एक स्ट्रेटेजी है कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक कर दिया, फिर हम तेजस्वी से सीधी सीधी लड़ाई लड़े। इसमें अब नीतीश कुमार किस तरीके से, उम्र भी है और स्वाभाविक तौर पे उनका परफॉर्मेंस रहा है ढलान की तरफ है, लेकिन नीतीश कुमार वापसी करते रहे। देखिए ये ऐसा नहीं है, वापसी करने में वो बहुत ही सचिन तेंदुलकर से स्टार बल्लेबाज वो है भाई, वापसी करते हैं। अब उम्र का अब अभी हाल ही में देखिए जिस तरीके से बीजेपी से वो अलग हुए हैं, वो कम बड़ा फैसला नहीं है, वापसी करते हैं। अब कुढ़नी को लेकर क्योंकि देखिए एक दिक्कत क्या हुआ ना कि ब्यूरोक्रेसी में जो नीतीश का प्रभाव जिस दौर में वो शासन व्यवस्था में आए, उस दौर के जो आईएएस अधिकारी थे, आईपीएस अधिकारी अधिकांश रिटायर्ड कर गए। अब जो नए लोग आए हैं उनसे उस तरीके का उनका रिश्ता नहीं है, संवाद नहीं है, इसका प्रॉब्लम स्वाभाविक तौर पे है। अब बताइए, एक है क्या नाम है पाठक, इसको मद्य निषेध विभाग का सेक्रेटरी बना दिए। 1 महीना पहले रिव्यू हुआ है, उसमें तय हुई कि भाई शराब पीने वाले को गिरफ्तार नहीं करना है। चीफ सेक्रेटरी अमित सुहानी मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाई देखिए शराब जो पहुंचाता है उस पर हम कार्रवाई अब करेंगे, क्योंकि शराब नहीं पहुंचेगा तो लोग पिएगा नहीं। तो ये लेकिन रोज ही पाठक जो है शाम के समय में जो है सारे बिहार के जितना उत्पाद अधीक्षक उसका मीटिंग लेगा, कितने लोगों को गिरफ्तार किए। उत्पाद विभाग जो है सारा गरीब आदमी जो तारी पीने वाला है, जो क्या कहते हैं कुछ भांग खाने वाला है, उसको पकड़ के जेल में भेज दे रहा है। एक एक दिन में 800,000 आदमी जेल जा रहा है इस समय बिहार में। आप जब देखिएगा कि बस दो बस जो है कोर्ट में पहुंचेगा आदमी, बेचारा गरीब आदमी सब। ये अब इसको नीतीश कैसे कंट्रोल करते हैं ये देखने वाली बात। उनकी अलोकप्रियता की, उनकी राजीव जी बात की ना अफसरशाही और भ्रष्टाचार, अब नीतीश कुमार के शासनकाल में ये एकदम एक्सट्रीम पर रहा। फिर भी गांव का 90% आबादी, कहीं 95% आबादी उनके इस भ्रष्टाचार से प्रभावित नहीं थी। मतलब थाने में कोई नहीं जाता है, गांव में लोग थाना क्यों जाएगा, प्रखंड भी नहीं जाता था, मतलब जाता है उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, जो भ्रष्टाचार राशन व्यवस्था में था उसको नीतीश कुमार ने उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दिया। स्कूल में जो मिड डे मील है उसमें जो भ्रष्टाचार था उसको नीतीश ने कंट्रोल कर दिया। साइकिल हो योजना हो, पोशाक योजना हो, पुस्तक योजना हो, उसमें भ्रष्टाचार नहीं है। जिसको जितनी राशि मिल रहा है उसके अकाउंट में जा रहा है। तो आम लोग उनके भ्रष्टाचार से प्रभावित नहीं है। लेकिन ये शराबबंदी के कारण जो है गांव को जो शराब नहीं पीने वाला भी आदमी है, जैसे हम शराब नहीं पीते हैं, उनके उस फैसले का हम भी स्वागत करते हैं। अभी भी किसी की ताकत नहीं है, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, पी के डकबंगला पर बदमाशी कर दे। लेकिन अब गांव के आदमी के गरीब लोगों को हर गांव में 4-5 इस तरीके का डॉन पैदा ले लिया है माफिया, जो शराब बेच कर करोड़पति हो गया है। वो प्रभावित कर रहा है, वो लोगों को अलग तरीके से प्रताड़ित कर रहा है। उसका इम्पैक्ट देखिए कुढ़नी चुनाव में ये चीज दिखेगा। हम अभी भी मानते हैं ये बहुत ही अप्रत्याशित रिजल्ट होगा कुढ़नी का। अगर महिलाएं मान गई एक बार फिर कहीं नहीं नीतीश कुमार को, अब नीतीश कुमार की दीवानी रही है, थोड़ा दीवानगी बची रह गई कहीं, तो फिर भले रिजल्ट मतलब लड़ाई क्लोज हो जाए। तो हमें तो अभी भी नहीं लगता है कि ये लड़ाई कहीं से भी क्लोज हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर राजीव सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। जी राजीव जी सुकन्या, मैं आपके माध्यम से एक क्वेश्चन संतोष जी से पूछना चाह रहा हूँ
कि मैंने कई बार डिबेट में ऐसा कहा कि अगर जो दो चुनाव जो है, मैनपुरी का चुनाव और कुढ़नी का चुनाव, ये बिहार की राजनीति और देश की राजनीति, यूपी की राजनीति को प्रभावित करेगा। मैनपुरी में अगर अखिलेश यादव हारते हैं और कुढ़नी में अगर नीतीश कुमार हारते हैं, तो कई बार मैंने डिबेट कई अलग न्यूज चैनल में मैंने ये भी कहा कि अगर जेडीयू नीतीश कुमार हारते हैं, उनका जो प्रधानमंत्री का जो बनने का जो चल रहा है, जो उन पे झटका पड़ेगा। और महाराष्ट्र में जो हुआ, महाराष्ट्र में जो शिवसेना के साथ हुआ, वो कहीं न कहीं बिहार में भी बीजेपी प्रयास करेगी, क्योंकि बीजेपी के एक नेता, वरिष्ठ नेता इतने उत्साहित थे, उन्होंने कहा कि अगर कुढ़नी चुनाव हारेगी और जदयू का विलय हो जाएगा, जदयू का विघटन हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ संतोष जी से आपके माध्यम से, क्या अगर जदयू हारती है, नीतीश कुमार हारते हैं, तो क्या ये महाराष्ट्र वाला रोल यहाँ पे हो सकता है क्या संतोष जी? भाजपा प्रयास करेगी जदयू के एक धड़े को? देखिए, महाराष्ट्र और बिहार में बड़ा फर्क है, और जो जिस सामाजिक बेस से नीतीश कुमार के विधायक हैं या फिर आपको आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन नीतीश कुमार के विधायक में सारे ऐसे विधायक हैं जो बुजुर्ग हैं। विजेंद्र दादा पार्टी और अंतिम समय में कहाँ छोड़ के जाएंगे, विजय चौधरी कहाँ जाए, अब विधान पार्षद सब भले भाग जाए। विधान पार्षद अशोक चौधरी, संजय झा जैसे लोग जो है, वो उन पर शक किया जा सकता है कि वो भाग जाए। मतलब भागेंगे ना, भाग सकते हैं, मतलब बीजेपी तो वही है, महाराष्ट्र बिहार अलग हो सकता है, लेकिन बीजेपी तो वही है। यहाँ बहुमत देखिए, आप जैसे भाकपा माले हैं, और बहुमत उनको बिना नीतीश कुमार के भी आरजेडी बहुमत में है ना। अब तो बहुत क्लोज स्थिति में पहुंच गया है, वहां मार्जिन 145 से ज्यादा विधायक इनके साथ है। बीजेपी कहीं दूर दूर तक उस स्थिति में बिहार में नहीं है। और देखिए, जो ग्रामीण परिवेश का विधायक है वो समझता है, चीजों को समझता है कि भाई नीतीश का महत्व क्या है और लालू परिवार का महत्व क्या है। वो भागेगा भी तो नीतीश वो लालू के साथ जाएगा, बीजेपी के साथ नहीं। क्योंकि देखिए, बीजेपी की समस्या क्या है ना, वहां तो देवेंद्र फडणवीस का नेता, यहाँ कौन देता है जो 40 विधायक तोड़ के जो जिसके पक्ष में चला जाएगा। यहाँ नेता ही, लीडर ही नहीं है बिहार में बीजेपी का। नित्यानंद राय अलग सोचते हैं, सम्राट चौधरी अलग सोचते हैं, संजय जायसवाल अलग सोचते हैं, सुशील मोदी कोशिश करते हैं कि फिर से हमारी वापसी हो। कोई उस तरीके का लीडरशिप नहीं है बिहार में जिसके नेतृत्व में विधायक टूट के आए तो ये भरोसा रहे कि हमको टिकट मिल जाएगा या फिर हमको उस तरीके का सपोर्ट मिलेगा। चलिए, ठीक है संतोष जी, लेकिन एक ये सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि क्या नीतीश के पीएम बनने की मुहिम को झटका लगेगा हार के बाद? क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है कि लगभग जो है जेडीयू की हार या महागठबंधन की हार लगभग तय है। संतोष जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। देखिए, 2024 का चुनाव नीतीश कुमार की यही कोशिश, और उनकी आखिरी जो है, मतलब जो कोशिश उनकी यही है, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई और विकल्प, कोई उनके पास इस तरह की राजनीतिक नैरेटिव नहीं है जिसके सहारे वो 24 तक अपने आप को बचा रख पाए। उनके पास एक ही नैरेटिव है कि हम मोदी को टक्कर देना चाहते हैं। कुढ़नी के हार से थोड़ा मायूस जरूर होगा वो क्या कि भाई उस तरह के आप, लेकिन आप महत्व देखिए कि ओवैसी साहब उपचुनाव है, मतलब कुढ़नी में, और वो वीडियो संदेश भेजते हैं, और वो वीडियो संदेश जो है ओवैसी के पार्टी के मोबाइल में कम, बीजेपी के पार्टी के वाले लोग के मोबाइल में ज्यादा वही लोग दिखा रहा था। संजोग से हमारी भेंट हो गई, कहा रहे वही हमको ब्रेकिंग न्यूज दिया। समझ गए, उसी का एक नेता कि देखिए ओवैसी को से वीडियो संदेश जारी किया। तो ये आप समझ सकते हैं कि भाई किस स्तर पर खेल हो रहा है। ये नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, और 2024 को लेकर कुढ़नी अगर हारे उसका प्रभाव पड़ेगा, नीतीश के मनोबल पर थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन वो नीतीश हारते रहे भाई, नीतीश कुमार तो खुद पार्लियामेंट का चुनाव हार चुके मंत्री रहते हुए, तो इस मामले में वो मतलब रन छोड़ने वाले नहीं, रन छोड़ आदमी नहीं है। ये इधर थोड़ा बॉडी लैंग्वेज उनका कुछ मतलब अजीब तरह से लगने लगा है। ये थोड़ा निराशा वाली बात है कि दावेदारी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनकी दावेदारी की वैल्यू कम हो जाएगी। वैसे ही बहुत ज्यादा सीरियसली, चाहे आम आदमी पार्टी हो, केसीआर हो, या हम कहें कि राष्ट्रीय स्तर की जो दूसरी पार्टियां हैं जो थर्ड फ्रंट या विपक्ष का चेहरा बनना चाहती हैं, वो बहुत ज्यादा नीतीश कुमार को सीरियसली ले नहीं रही है। ऐसा नहीं है। देखिए, उद्धव ठाकरे से हमारी बात, उद्धव ठाकरे जब बिहार आए थे, देखिए एक कॉम्बिनेशन आप समझ लीजिए इन चीजों कि इनको सिर्फ इतना ही है। देखिए, चुनाव के बाद 2024 के रिजल्ट के बाद कौन किसके साथ गठबंधन बनाएगा ये तय नहीं। देखिए, इनकी कोशिश यही है कि बिहार, झारखंड
और महाराष्ट्र, ये तीनों स्टेट को अगर आप जोड़ दीजिए तो जितनी सीटें हैं उसमें लगभग 52 सीटें बीजेपी को। ये चाहते हैं कि यहाँ अगर हम बीजेपी की इसमें डेंट मार दें, 40 सीट भी हरा दें तो बहुमत से बाहर हो जाएगी। तो इनकी लड़ाई ये नहीं है कि बीजेपी को हम परास्त, इनकी लड़ाई है कि नरेंद्र जैसी बहुमत से कम होगा तो हमारी इच्छा के अनुसार बीजेपी में प्रधानमंत्री बने। लड़ाई इनकी है। और वो आते आते इतना तय मानिए कि ये ऑन द रिकॉर्ड हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। जो हाल मैनपुरी में अभी ये हो रहा है, मैनपुर में जो हाल डिम्पल को हो रहा है, वहां पे चुनाव में घर घर पूरे यादव परिवार को घूमना पड़ रहा है, उस सच्चाई को तेजस्वी स्वीकार करके हारने के बाद भी तेजस्वी नीतीश कुमार को नेता माने रखे, क्योंकि उसको पता है कि 2, 4, 5, 10%, 12% वोट जो दूसरे वर्ग यादव और मुसलमान के अलावा अगर कोई हमारे साथ ला सकता है तो वो कैपेसिटी सिर्फ नीतीश कुमार में, उसमें भले कुछ कमी हो जाए, मतलब 12% उनका वोट शेयर है तो घट के भले 8% हो जाए, लेकिन 8% वोट काफी मायने रखेगा इस चुनाव, क्योंकि महागठबंधन में एक भाकपा माले और सीपीआई सीपीएम में की कुछ ताकत कुछ इलाकों में है जहां वोट ट्रांसफर करा सकता है, लेकिन वो पूरे बिहार में नीतीश कुमार में ही वो ताकत है जहां 5%, 8% वोट को आरजेडी की तरफ ट्रांसफर कराने में कामयाब हो। इसलिए 2024 में अगर वहां भी ठीक कह रहे थे कि अगर मैनपुर में बहुत क्लोज रिजल्ट हुआ, अखिलेश यादव भी उस गठबंधन में आएंगे, तो उनको पता है कि किस तरीके से चीजें बदल रही। बिल्कुल बिल्कुल। ऋषि जी भी हमारे साथ बने हुए लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं। अब तक 2-4 मिनट वो लगातार दर्शक बने होते। ऋषि जी आप बताइए। देखिए, मेरा ये कहना है कि यदि कुढ़नी में बीजेपी जीतती है तो बीजेपी एक नैरेटिव ये सेट करने में सफल रहेगी कि बीजेपी अकेले अपने बल पे भी चुनाव जीत सकती है, क्योंकि आपने गोपालगंज में देखा, मोकामा में भी मार्जिन उन्होंने कम किया और कुढ़नी में चुनाव जीत जाती है। तो बीजेपी जो मुझे लगता है फ्यूचर प्लान बीजेपी का होगा 2024 को लेकर मंडल और कमंडल पे काम करने का। मंडल तो आपका कमंडल तो बीजेपी का हथियार रहा है और बीजेपी बिहार में इसलिए पिछड़ जा रही है क्योंकि मंडलवादी जो राजनीति है उसको ऐड ऑन करने में बीजेपी अब तक सक्सेस नहीं हो पाई। यानी पिछड़ी जाति को अपने साथ जिस प्रकार से जोड़ना चाहिए, जैसे गैर यादव ओबीसी हो गया, आपको क्या कहते हैं पचपंदा मुसलमान हो गए, कई ऐसे जातीय पचफोरना हो गए, ऐसे इनको ऐड ऑन करने में अभी तक सफल नहीं है। उसी का परिणाम है कि सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समाज से आते हैं उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो कई ऐसे पहलू हैं जो इस चुनाव के बाद बीजेपी यदि वर्क करती है तो महागठबंधन को चैलेंज करने में बीजेपी चैलेंज कर सकती है। तो इस पे बीजेपी को वर्क करना होगा। और नीतीश कुमार के सामने बीजेपी की परेशानी ये है सुकन्या जी कि नीतीश कुमार के टक्कर का कोई नेता नहीं है। बात संतोष जी का मैं बात सहमत हूँ। सुशील मोदी नो डाउट 24 घंटे के नेता है और सुशील मोदी के अलावा आप देख लीजिए तो कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस प्रकार की राजनीति करने में सक्षम हो। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता की दरकार है जो नीतीश कुमार को टक्कर दे 24 और 25 में। तो इस पे बीजेपी को वर्क करना होगा और कमंडल और मंडल का फ्यूजन निकालना पड़ेगा। कमंडल तो उनका सक्सेस है, मंडल को कैसे उपयोग करते हैं बिहार की राजनीति में ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और कुढ़नी बाई इलेक्शन में मेरा अभी भी मानना है, संतोष जी बने हुए हैं लेकिन मेरा अभी भी मानना है क्लोज फाइट है, नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। और मुकेश सहनी किस प्रकार से, मुकेश सहनी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यदि एक बात है आज संतोष जी से मैं शेयर करूंगा, संतोष जी से हमारी बातचीत होती रहती है, यदि कुढ़नी में महागठबंधन चुनाव जीतती है और मुकेश सहनी ठीक ठाक वोट लाने में सफल होते हैं तो अजय निषाद का टिकट कटना तय है मुजफ्फरपुर से। इस बात का भी आप आज ही लिख लीजिए। अजय निषाद जी जो ख्वाब देख रहे हैं अगले चुनाव का 24 का, उनका टिकट कटना तय है, क्योंकि मुकेश अजय निषाद को इसी आधार पर टिकट दिया जाता है फॉरवर्ड प्लस ईबीसी यानी फॉरवर्ड प्लस मलाह का वोट। 3 लाख के आसपास मुजफ्फरपुर में मलाहों का वोट है। यदि वो निषाद का सांसद होते हुए, निषाद समाज से होते हुए भी यदि मलाह समाज का वोट नहीं दिला पाते हैं पार्टी को तो उनकी मुजफ्फरपुर की राजनीति में प्रासंगिकता जो है कम हो जाएगी। तो 2024 में मुजफ्फरपुर लोकसभा का भी इस चुनाव के जीत हार पे निर्भर करेगा कि जो अजय निषाद है उनको टिकट मिलता है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। संतोष जी, इसके अलावा अगर हम बात करें एआईएमआईएम का जिक्र आप लगातार कर रहे थे,
क्या लग रहा है, ठीक ठाक वोट AIMIM भी काटेगी? क्योंकि एक तो मुस्लिम कैंडिडेट है, दूसरा हमने देखा कि ओवैसी समेत जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है AIMIM के, महाराष्ट्र के वो नेता है, उन सबका वीडियो मैसेज जारी हुआ था। तो क्या माहौल लग रहा है AIMIM को? देखिए, वीडियो मैसेज जारी होना ही दिखाता है कि वहां मुसलमान उनके झांसे में नहीं आ रहे हैं। समझ गए, गोपालगंज के हार के बाद मुसलमानों के अंदर बिहार में ये समझदारी बनी है कि नहीं, ओवैसी जो है बीजेपी का बी टीम। ये मतलब शुक्रवार को मस्जिद में जो नमाज उठा, उसके बाद कई मुसलमानों से हमारी बात हुई, नमाज खत्म होने के बाद ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड भी बातचीत हुई। तो सब लोग ये मानने लगे कि ओवैसी यहाँ सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए। कुछ यंग लड़के जो बिहार से बाहर काम करने वाले लोग हैं, वो भले ही एग्रेसिवली ओवैसी के साथ हैं, लेकिन जो गांव में जो राजनीति करने वाले लोग हैं, या देखिए मुसलमानों के अंदर क्या है, सुरक्षा उनके लिए प्रायोरिटी में नंबर 1 है। जो उनको सुरक्षा प्रदान करेगा वो उसके साथ है। जब कांग्रेस का दौर था सुरक्षा दल तो वो था, अभी बिहार में आरजेडी है तो आरजेडी के साथ वो है। तो गांव का जो वो कॉम्बिनेशन है उसको तोड़ना नहीं चाहते उसको, और ओवैसी के वजह से ये चीजें हुई हैं कि लगातार हार होती रही है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, उस तरीके से प्रभाव छोड़ता हुआ दिख नहीं रहा है। एक और बात बताएं कि वहां एक और सहनी उम्मीदवार है जो राजन के लेवल में, शेखर सहनी शायद उनका नाम है। शेखर सहनी। हाँ, उसका 2-3 पंचायत में अच्छा वोट है और वो वोट प्रभावित करेगा। लेकिन एक चीज मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर से लेके दरभंगा, मुजफ्फरपुर से लेके बेतिया तक जितने सहनी वोटर हैं वो बीजेपी के वोटर। मुकेश सहनी के कारण भले वो ट्रांसफर हो, तो नुकसान बीजेपी को कम बड़ा नुकसान नहीं है। मुकेश सहनी के साथ जो उनका व्यवहार रहा, पता नहीं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इस तरीके से उनका व्यवहार रहा। मुकेश सहनी को जैसे नीतीश संभाल लेते संभालना चाहिए था। उससे जो एक बरसों बरस से, जिस समय में बीजेपी को कोई वोट नहीं करता था, उस समय में भी निषाद सहनी वोट करता था बीजेपी। मतलब वो अपने आप को राम के इससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं या क्या सोचते हैं पता नहीं कभी, क्योंकि जब बातचीत भी होती है तो वो अपने आप को सिर्फ कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट करेंगे। इस उद्देश्य उनका क्या है? तो ये बड़ा नुकसान है कि भाई सहनी वोट अगर आपको नहीं मिलता है, अगर शेखर सहनी और मुकेश सहनी की पार्टी में अगर बट गया, ये भी क्योंकि आरजेडी के सहनी उम्मीदवार होने के बावजूद भी लगभग 40% सहनी वोटर उस बार भी कुढ़नी में भी जो है बीजेपी को वोट मिल गया, वो वहां पे ये कॉम्बिनेशन, ये सब नुकसान, छोटा छोटा नुकसान जो है सो अब रिजल्ट को कितना प्रभावित करेगा कहना मुश्किल है। लेकिन ये चीजें वाकई में समझने वाली बात है कि जो सहनी वोट बरसों बरस से, जिस समय में फॉरवर्ड बनिया के अलावा कोई बीजेपी को वोट नहीं करता था, उस दौर में भी सहनी वोट करता था बीजेपी। लालू यादव भी सामाजिक न्याय। संतोष जी, आप ग्राउंड पे रहे हैं, तो भूमिहार समाज कितना टूट रहा है? मुझे लग रहा है कि भूमिहार में टूट कहीं न कहीं, जैसे आपने बताया, युवाओं का झुकाव नीलाभ के प्रति है। जैसा आशुतोष ये अजीत कुमार हैं, कांटी से पूर्व MLA रहे हैं, वो लोग भी नीलाभ के प्रचार में घूमे हैं। तो कितना आपको डेंट लग रहा है कि भूमिहार मतलब इधर टूट सकता है बीजेपी से? देखिए, एक छाजन गांव है भूमिहार का, बड़ी बस्ती है। छाजन गांव में जितना एग्रेसिवली नीलाभ के साथ वहां की महिलाएं और लड़के देखने को मिला, बाकी जगह जहां साहिब जी का अपना गांव, जहां के रहने वाले हैं, वो तो उस गांव में उनका समर्थन था ही। लेकिन सबसे ज्यादा नीलाभ को लेके छाजन एक गांव है भूमिहार का, वहां जबरदस्त लोगों में देखा, भूमिहार समाज में देखने को मिला कि वो एकदम एक तरफा। और यही कारण है कि वो स्टोरी हम चलाए थे, ठीक है, प्रचार कल संजय जायसवाल, परसों संजय जायसवाल तमाम भूमिहार नेता को लेकर छाजन गांव गए थे। वहां छाजन, क्योंकि इतना मतलब बाकी जगहों पर थोड़ा दोनों तरफ से हाँ हम लोग देख रहे हैं, तय कर रहे हैं, लेकिन छाजन गांव ही ऐसा गांव हमको मिला जहां जिससे बात किए वो कहा कि हम नीलाभ के साथ, कि आज भूमिहार के यहाँ वोट मांगने बीजेपी वाले आ रहे हैं। आज तक तो कभी वोट मांगने नहीं आए, हमें तो बंधुआ मजदूर मानते थे। आज नीलाभ खड़ा है इसलिए वो हमसे हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं। ये जो संतोष जी, यहाँ पे जो चर्चा है मुजफ्फरपुर में, यहाँ के भूमिहार समाज में जो चर्चा है कि बिहार की राजनीति में कभी भी भूमिहार को प्रासंगिक नहीं मानता था लोग।
जानता था कि बंधुआ मजदूर है, जाएगा जाएगा इधर ही आएगा। आज जो है कि हर मतलब जो एनडीए के जो नेता है, हर घर जाना पड़ रहा है उनको भूमिहार को मनाने के लिए। तो भूमिहार में इस चीज की खुशी है कि हम आज जो है, चाहे वो बुचाहा का इलेक्शन हो, मोकामा का इलेक्शन हो, भूमिहार की ताकत को ये जो चाहे वो महागठबंधन के नेता हो, एनडीए के नेता हो, समझ रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक भूमिहार टूटेंगे और उसका नुकसान जो है एनडीए को होगा। अब कितना टूटेंगे ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन भूमिहार टूट रहे हैं कुटनी। हाँ हाँ, टूट रहे हैं, इसमें कोई दो मत। कम से कम देखिए, वोटिंग कैपेसिटी का 15-16 हजार के करीब भूमिहार वोटर वोटिंग करते हैं। उसमें हमको लगता है 4-5 हजार वोट मिला आपको मिल जाना चाहिए। तो नुकसान सुकन्या, मैं एक बार इसमें ऐड करना चाहूंगा। ये जो अभी हम ओबीसी की बात कर रहे हैं, देखिए अभी मैं पिछले महीने में हैदराबाद गया था मैं, तो ओबीसी के कुछ करीबी जो है उन्होंने मुझे लंच पे इनवाइट किया था। तो मैं वही कह रहा हूँ, जो बिहार या देश में जो है वहां पे मैं उनके जो करीबी लोग हैं, उनके जो लोग हैं, उनका मैं उत्साह देख रहा था, जिस हिसाब से ओबीसी को कामयाबी मिल रही है अलग अलग राज्यों में, देश में, उनका उत्साह काफी है। और मैं कहता हूँ कि देखिए जहां तक बिहार की बात करें तो महागठबंधन को जो है ओबीसी की कार्ड ढूंढनी पड़ेगी। अगर ओबीसी की कार्ड अगर नहीं ढूंढा तो महागठबंधन को बहुत परेशानी होगी। गोपालगंज में देखिए आप 12,000 वोट ओबीसी को मिल गया, जिसके कारण हार हुआ। तो वही मैं कह रहा हूँ, जहां जहां ओबीसी भाजपा की बी टीम है कि नहीं है ये तो नहीं पता, ये तो ऊपर वाले ही जाने। जैसा कि संतोष जी, ऋषि जी हमेशा कहते हैं, और हमेशा ऐसा होता है कि जो ओबीसी है भाजपा की बी टीम है। अब वो है कि नहीं वो तो देखिए ऊपर वाले जाने। आप देखिए हैदराबाद में बाई इलेक्शन होता है, आंध्रा में बाई इलेक्शन होता है, तेलंगाना, वहां चुनाव नहीं लड़ते हैं, बिहार पहुंच जाते हैं, यूपी पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब यही है। आप देखिए 2020 में सीमांचल में यदि जो समीकरण बना वो नहीं बनता तो क्या आपको लगता है महागठबंधन सरकार बना लेती? वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए वो तो देखिए डील। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि जब मैं लास्ट टाइम हैदराबाद गया था तो वहां में ओबीसी करीबी सीट मिला। उनका जो उत्साह है, जिस हिसाब से ओबीसी को कामयाबी मिल रही है, देखिए बी टीम है कि नहीं तो ओबीसी जाने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जाने, उनके पीछे जो बात है, लेकिन जो हिसाब से इनको जो कामयाबी मिल रही है, ये देश के लिए और बिहार की राजनीतिक महागठबंधन को ओबीसी की कार्ड ढूंढनी पड़ेगी। और जैसे मैं कह रहा था कि मुस्लिम वोट जो है आरजेडी का वोटर माना जाता है, लेकिन मैं सुन रहा था आपके दर्शकों को, वो खुद कंफ्यूज है। वो कह रहे थे कि नहीं, मुसलमान, कई सारे मुसलमान कह रहे थे कि हम तो वोट तो आरजेडी को दे, लेकिन जेडीयू कहां पे खड़ा हुई है। इसमें राजीव जी आरजेडी की तरफ से भी मतलब कहीं ना कहीं स्टेप जो लिया गया वो गलत है। आप देखिए कैबिनेट में देखिए 4-5 मिनिस्टर मन नहीं मिला है, मन नहीं मिला है। आप नहीं पोर्टफोलियो देख लीजिए, या आप प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल वाली सिद्दीकी या किसी मुसलमान नेता को बना देते। संतोष जी से इस पे आप जरूर पूछिए। संतोष जी और राजीव जी, इसके अलावा हिना शहाब का भी मामला है, जिनको आखिरी मौके पर कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो अकलियत समाज है वो उसको भी एक दिल्ली से खबर ये भी है कि हिना साहब जो हैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। ये मेरे पास कल खबर आया, किसी ने, दिल्ली के पत्रकार ने बताया, कांग्रेस के जो मुसलमान के एक राज्यसभा सांसद हैं जो कभी भी हैं, वो हिना साहब के टच में है, और हो सकता है कि विगत कुछ दिनों में हिना साहब कांग्रेस ज्वाइन कर लें। जी, वो कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकती है। इसके अलावा एआईएमआईएम की तरफ से भी उनको खुला प्रस्ताव है कि चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा, सीमांचल से लेकर सीवान तक जहां से उनको लड़ना है वहां से जो है पूरी पार्टी एआईएमआईएम सपोर्ट करेगी, अगर वो जो है एआईएमआईएम ज्वाइन करती है, पतंग छाप के निशान पर चुनाव लड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो एक अकलियत समाज है, वो पिछले 2-3 उदाहरण आपने कैबिनेट की बात की और मैं हिना शहाब की के साथ जो कार्यकारिणी से उनको बाहर किया गया उसकी बात कर रही हूँ, तो उस समाज को भी लग रहा है कि भाई हमें भी विकल्प चाहिए, हमें भी फॉर ग्रांटेड लिया गया। आप भूमिहारों की बात कर रहे थे कि वो बंधुआ मजदूर है, उसी तरह मुसलमान भी सोचते हैं कि भाई हमें भी महागठबंधन फॉर ग्रांटेड लेती है कि भाई ये तो है ही। इसके अलावा प्रशांत किशोर भी ये मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई डिप्टी सीएम कोई दूसरा मुस्लिम क्यों नहीं है, अगर एक यादव डिप्टी सीएम है तो 2 डिप्टी सीएम बना देते हैं। तो एक सिंबॉलिक, या आप कहाँ कुछ उसको आप सेटिस्फाई मुस्लिम समाज को करने की कोशिश यहाँ पर महागठबंधन कर रही है, क्या कहेंगे संतोष जी? नहीं, देखिए उनके पास न तस्लीमुद्दीन आज की तारीख में है, न शहाबुद्दीन है, न फातमी है, जो मुसलमानों के बीच जिनकी पकड़ अलग अलग तरह से,
मिथिलांचल में उनके पास अब्दुल बारी सिद्दीकी और फातिमी अली फातिमी थे। देखिए लालू परिवार का संकट एक मनोज झा, हमको सीधा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक संकट वो भी है, समझ गए। हम उनके बारे में ऑन द रिकॉर्ड कहते हैं कि वो आज न कल सामने आएगा कि संघ का जो स्लीपर सेल है ना, वो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। राजद को नुकसान जितना पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करने में लगे। आप बताइए, मधुबनी के जिस आदमी को आप राज्यसभा सांसद भेजे हैं, ठीक है, कुछ पैसा दिया होगा वो, लेकिन भाई अब्दुल बारी सिद्दीकी मुसलमान का सर्वमान्य नेता है, बुजुर्ग से लेके नौजवानों से लेके बुजुर्ग के, आप उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो तो सिवान में जब गोपालगंज में उनको झटका लगा है तब आप अब्दुल बारी सिद्दीकी को लेकर घूमना शुरू किए। तो ये एक चीजें चल रही हैं। और बड़े देखिए, आप अगर गौर कीजिएगा देश की राजनीति को ना, बहुत अलग तरह की राजनीति चल रही है। अगर हम सुकन्या को टारगेट करना है, हम श्वेता सिंह को टारगेट करेंगे, निशाने पर सुकन्या है लेकिन हम हमला करेंगे श्वेता सिंह भाई, क्योंकि ये इस तरीके से खेल हो रहा है। हम हैं आरजेडी के साथ लेकिन काम कर रहे हैं संघ, हम हैं बीजेपी के साथ, बीजेपी में भी है, ऐसा नहीं है, हम हैं कांग्रेस में काम कर रहे हैं मोदी के लिए, बाद में एक्सपोज होता है ये चीजें। ये राजनीति पहले नहीं थी, लेकिन अब इस तरह की राजनीति हो रही है और बड़ी ही, मतलब जो राजनीति में कहा जाता है ना कि एकदम किसी भी हद तक हम जा रहे हैं, वो स्थिति है। आप मनीष सिसोदिया, अब देखिए एक बात बताए, शराब कांड पे बाकी अधिकारियों पर चार्जशीट हो गया, मनीष सिसोदिया, अरे भाई आप विभाग के मंत्री, आप कैसे बच जाइएगा? तो ये चीजें जिस तरीके से चल रही है, बहुत मुश्किल है कहना कि वह सिद्दीकी की कब पार्टी छोड़ देंगे, हिना साहब AIM में चल जाएंगे या। अभी आप बताइए कि चिराग पासवान के साथ जितना अपमान बीजेपी ने किया, किसी ने नहीं, नीतीश कुमार भी नहीं, रामविलास पासवान का घर खाली, जहां इमोशन जुड़ा, जहां चिराग पासवान जन्म लिया, ये कौन सी राजनीति है भाई? और अभी चिराग पासवान को आप कह रहे हैं कि हाथ जोड़ रहा है बीजेपी का सारा नेता, उसके दरवाजे पर पहुंचा हुआ था, अंतिम दिन पहुंचा हुआ है। आप गौर करिएगा कि मोकामा और गोपालगंज में वो कई सभाएं की, वो रोड शो किया, लेकिन उधनी में अंतिम दिन गया वो 15,000 पासवान वोट है, बाकी सब लोग गए। तो अब चिराग को भी ये समझ में आने लगा है कि भाई देखिए ये किस तरीके की राजनीति चल रही। रामविलास पासवान का जो बंगला था वो उसका इमोशन भी जुड़ा हुआ था और एक संकेत भी था दलित राजनीति। आप उसको खाली करा के रोड पर ला कर रख, और आप कहते हैं कि जाइए बात कीजिएगा संतोष जी, तो बिहार में भी डिप्टी CM सबके बंगले खाली कराए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? यहाँ के जो डिप्टी CM जिनका खाली कराया जा रहा था, मुकेश सहनी का बंगला, मंत्री है संतरी है, बंगला बना हुआ है। जरूरत के हिसाब से होता है, मुकेश सहनी बने हुए हैं। लेकिन जब आपको चिराग पासवान का इस्तेमाल करना था तो कम से कम बंगला खाली नहीं दो, चिराग पासवान की इमोशन का ख्याल रखना चाहिए। देखिए चिराग पासवान बिहार, कहाँ पता था कि नीतीश पलटी मार लेंगे? तब तो बीजेपी सोच रही थी कि चिराग की हमें जरूरत नहीं, अब नीतीश ने पलटी मार ली, अब इनके पास ऑप्शन नहीं है, कम से कम 6-7% जो चिराग का वोटर है वो कम से कम साथ रहे, तो चलो भाई हाथ जोड़ा जा रहा है। अच्छा, आपके पास पूरी एजेंसी है, देश की पूरी एजेंसी, और आपको नहीं पता था कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं? ऐसा हो सकता है क्या आपके मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मीटिंग बुला रहे हैं उसमें नहीं जा रहे हैं, गृह मंत्री मीटिंग बुला रहे हैं उसमें नहीं जा रहे हैं, बीजेपी के नेता से सहजता से वो मिल नहीं रहे हैं? ये समझ में आपको नहीं आ रहा था कि छोड़ के जा सकते हैं? लेकिन CM योगी के शपथ ग्रहण में 90 डिग्री नीतीश कुमार झुक भी तो जाते हैं सर। नीतीश के दाएं हाथ से क्या होता है वो बाएं हाथ पता नहीं चलता, ऐसी कहावतें कही जाती है राजनीतिक गलियारे में। देखिए सुकन्या, नीतीश कुमार जिसके सामने जितना ज्यादा झुकते हैं ना, समझ जाइए कि अगले दिन उनके पीठ में छुरा मारने के लिए तैयार है। अब आजकल तेजस्वी के साथ बहुत झुक रहे हैं, आजकल तेजस्वी के साथ झुक रहे हैं, तो कुछ सर हिंट दे दीजिए सर। तेजस्वी के साथ लेके चल रहे हैं, दोनों में फर्क देखिए। पहली बार किसी मंच पे मीडिया के सामने झुक रहे हैं, मीडिया वाले बच के रहे हैं। देखिए 3-4 संपादक कवर करने जाते हैं, देखिए 3-4 संपादक का रिपोर्टर हिट लिस्ट में है, आप देखिएगा बिहार का रुख तय है, ये भी तय मानिए है।
नीतीश कुमार, अरे एक संतोष जी रिक्वेस्ट है, सुकन्या जी हिट लिस्ट में है कि नहीं? ना, सुकन्या हिट पटना से बहुत दूर हूँ, मैं सुरक्षित हूँ है ना। इसको इससे मतलब नहीं है। सुकन्या एकदम ईटीवी के जमाने से लेके आज तक जो है अपना वो स्टेट बना कर रखी है, वो निशाने पर। तो ये झुकेगा तो नीतीश जी देख, कई पत्रकार का विकेट गिरेगा बिहार में, चिंता मत करिए। हम ही लोग तरह यूट्यूब पर आएंगे, वो लोग भी ज्यादा समय नहीं है उन लोगों के पास। ये स्थिति है, इसको आप जिस नजरिए से देखिए, कुडरनी का हाल हो तो उस पर मैं तो बिहार के पत्रकार साथियों के लिए बहुत चिंतित हो रहा हूँ। जैसा संतोष जी ने बताया कि जितना नीतीश जी जहां ज्यादा झुकते हैं तो आजकल तो मीडिया के सामने बहुत झुक रहे हैं नीतीश जी, तो मैं तो बहुत मित्रों के लिए बहुत चिंतित हो रहा हूँ। हाँ, चिंता कीजिए, वो ठीक है। ओके, चलिए राजीव जी, चलिए राजीव जी आएंगे थोड़ी देर में। हाँ आ गए राजीव जी। ये जरा बताइए कि AIMIM फैक्टर को संतोष जी और ऋषि मिश्रा जी दरकिनार करने की बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, आपको क्या लग रहा है? आपने कहा कि आप हैदराबाद भी गए थे, क्या कुछ लग रहा है? नहीं, देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आपकी डिबेट में कई बार मैंने कहा कि देखिए बिहार की जो राजनीति है ना, ओबीसी जितना बढ़ेंगे महागठबंधन को उतना नुकसान होगा, भाजपा को उतना फायदा होगा। और मैं तो देखिए आपको उत्साह बताया कि मैं जब वहां पे जब लंच पे इनवाइट किया गया मुझे, तो वहां जो मैंने उत्साह देखा, उनका उत्साह काफी चरम पे था, क्योंकि जिस हिसाब से उनको सफलता मिल रही है पूरे देश भर में, हर राज्यों में, उससे उत्साह था। और वो ये आगे आने वाले देखिएगा 5-10 सालों के बाद वो एक बड़ी राजनीतिक दल बनेंगे। उनके मैं करीबी लोगों का आपको अनुभव बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने ऐड किया। और जिस हिसाब से आपने कह रहे थे कि हिना जी जो है शहाबुद्दीन की वाइफ, उनको जिस तरह से आरजेडी ने इग्नोर किया, तो ये भी जो ओबीसी है ये तो इसी ताक में रहते हैं कि ऐसी इमोशनल चीजें हैं वो रहे ताकि उसको इमोशनल किया जाए। इसलिए मैं ओबीसी को बिल्कुल दरकिनार नहीं करूंगा। और मैं कुडनी में भी ये मानता हूं कि ओबीसी के जो मुर्तजा वहां पे उम्मीदवार है काफी नुकसान डैमेज करेंगे। इसलिए ओबीसी को नुकसान करना, महागठबंधन अगर ऐसा कर रहा है तो बहुत नुकसान में रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल, तो ओवैसी फैक्टर को आप मान रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वीआईपी की, तो वीआईपी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भाई मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है। हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया है सहनी भूमियार का, जिसको माछ भात देसी भाषा में हम लोग बुलाते हैं, ये विनिंग कॉम्बिनेशन है और हम बड़ा फैक्टर बनेंगे। आपको क्या कुछ लग रहा है, सिर्फ वोट कटवा रहेंगे या एक अहम भूमिका बोछा जैसी उनकी बनेगी यहाँ पर कुर्नी में? नहीं, मुख्य लड़ाई तो देखिए भाजपा वर्सेस महागठबंधन में ही होगा। लेकिन देखिए वीआईपी के जो है वो सन ऑफ मल्ला कहते हैं। अब उनके देखिए मुकेश सहनी जो है ना, अभी आप जैसे मैं कह रहा था कि बंगला जो है वो अफसर पे होता है कि किसको क्या फैसिलिटी दिया जाए, तो देखिए जैसे कि बीजेपी जो है वो आप देखिए सहनी पे काफी जोरदार हमले करती है, जो हमला जो महागठबंधन ओबीसी पे करता है, क्योंकि जो मुकेश सहनी जो है सबसे ज्यादा नुकसान, जितने वोट काटेंगे नुकसान भाजपा को होगा, इसीलिए हमला मर रहा है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि देखिए वहां का चुनाव जीत तो नहीं पाएंगे, जो मेरे व्यक्तिगत आकलन है। मुख्य लड़ाई तो जेडीयू वर्सेस बीजेपी में ही होगी। हाँ, लेकिन अगर ये जो है जो कहते हैं ना किंग मेकर जो है, मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं वो नीलाभ कुमार के हाथ में है, वीआईपी के हाथ में है। और देखिए मैंने कई बार आपके डिबेट में भी कहा कि मुजफ्फरपुर में जो है ना एक जो आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, मुकेश सहनी जो है उनके पास मंत्री पद भी गया, सारे वो एमएलए भी चले गए, बंगला किसी तरह बचा हुआ है, लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस मुजफ्फरपुर में जो है कैप्टन जय निषाद के बाद कोई बड़ा नेता हुआ नहीं है वहां पे। तो अगर ये जो है अपनी जो है मुकेश सहनी जो है जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पे एक बड़े नेता के रूप में उभरने का वो प्रयास कर रहे हैं, जो कि मुजफ्फरपुर में जो है एक जो वैक्यूम है, जो गैप है, जो बड़े नेता वहां पे हैं। तो मुझे लगता है जो मुख्य जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस जेडीयू। और हाँ, मैं कई बार हर डिबेट में कहता हूँ, मैं हर चैनल में कहता हूँ कि हम ओबीसी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बार बार जो है जिस हिसाब से आपने कल देखा होगा वीडियो, गुजरात का वीडियो देखा होगा, वो अपने उम्मीदवार के लिए जिस तरह से रो के वो प्रचार कर रहे हैं। कल भी देखा हमने कि वो अपने उम्मीदवार के लिए वो कह रहे हैं कि आप मैसेज दिया, उन्होंने वीडियो मैसेज दिया। तो ओबीसी एक बड़ा खतरा है जो महागठबंधन को नुकसान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा राजीव जी, मैं भी ये मानती हूँ कि देश में लोकतंत्र है, किसी को भी कहीं से भी चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है, और ऐसे में ये महागठबंधन की जिम्मेदारी है कि उनके जो मुस्लिम वोटर है वो इंटैक्ट रहे। ये एआईएमआईएम की जिम्मेदारी नहीं है कि जो मुस्लिम वोट है उसका बिखराव ना हो। उनको तो भाई अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, उनको अपने पार्टी का विस्तार करना है, तो वो लड़ेंगे। क्या कहेंगे?
नहीं, देखिए व्यक्तिगत तौर पर जो है वो मैं ओबीसी की जो पार्टी है जो जिस हिसाब से वो राजनीति करती है, देखिए जाति की राजनीति फिर भी देश का नुकसान नहीं करती है, राज्य का नुकसान करती है। लेकिन जो धर्म की राजनीति होती है वो देश का नुकसान करती है। देखिए जहां-जहां और इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो बीजेपी को हो रही है। जहां-जहां ओबीसी नहीं चल पाया, आप देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूरा जोर लगा रही थी, वहां 20 से 25% मुसलमान है पश्चिम बंगाल में, लेकिन वहां ओबीसी का जादू नहीं चला। तो आपने देखा कि ममता बनर्जी पुनः रिपीट हो गई। अगर ओबीसी का जादू वहां चल जाता, अगर ओबीसी वोट काटने में वहां सफल हो जाते, तो बीजेपी जो है फुल मेजोरिटी में सरकार बना लेती। असम में देखिए, असम में जो है 40% मुसलमान है, लेकिन भाजपा जो है दोबारा रिपीट हो गया, क्योंकि वहां पे जो है ओबीसी वहां पे फैक्टर काम हुआ, लेकिन वहां पहले से बद्री तैयब जी वहां पे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए ओबीसी का जो फैक्टर मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मैं देश के लिए राज्य के लिए मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। देखिए लोकतंत्र है, किसी को भी चुनाव लड़ने का हक है, लेकिन जिस हिसाब से धर्म की जो राजनीति होती है, और बिहार में देखिए मैं ओबीसी अगर चल मैंने कहा बिहार, मैं हमेशा कहता हूँ 2020 की जो चुनाव है, अगर वो ओबीसी ने हरवाया महागठबंधन को, अगर ओबीसी फैक्टर काम नहीं करता तो 2020 में आरजेडी की सरकार आती। आपने देखा जो कितना डैमेज किया पहली बार ऐसा हुआ कि सीमांचल एरिया में 5 सीट ओबीसी ले गए, कई सारे वोट इन्होंने कर लिया। तो ओबीसी जो फैक्टर है और जितना ओबीसी फैक्टर बढ़ेगा उतना नुकसान पर महागठबंधन राजीव को होगा। राजीव ओबीसी तो हाथ मिलाने को तैयार है, महागठबंधन तो हाथ भी नहीं मिलाती। ओबीसी तो चाह रहे हैं कि एक साथ मिले, मैं भी एक रोल प्ले करूं, लेकिन नहीं, ये महागठबंधन ओबीसी की मैं आपको करेक्ट कर दूं सुकन्या, ओबीसी पहले चाह रहे थे कि बीजेपी को हराने के लिए वो जो हमेशा कहते हैं फरका प्रस्तावना कहते हैं एक साथ हो, लेकिन जब से जो ओबीसी की जो 5 एमएलए थे, 4 जो एमएलए है आरजेडी ने अपने पक्ष में ले लिया, तब से ओबीसी खार खाए बैठे हुए हैं। और ये गोपालगंज में जो उन्होंने हराया है तो ये चाह रहे हैं कि मैच जीतू कि नहीं जीतू, लेकिन आरजेडी को हराना है। मेन जो उनका ये खुन्नस है, जो भाजपा जो ओबीसी की पार्टी जो 5 सीट लेके आई थी, और देखिए 5 सीट कोई छोटा सीट नहीं होता है, तो मेन जो खुन्नस है पहले ओबीसी चाह रहे होंगे। फिलहाल तो ओबीसी जो है आज भाजपा से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे, कि मैं व्यक्तिगत जो मैं सोच पा रहा हूँ कि भाजपा से ज्यादा उनको आरजेडी से चिढ़ है। मैं कल देख रहा था कि जो ओबीसी के जो बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके बिहार तक में बैठे हुए थे, शायद कुछ इंटरव्यू दे रहे जी थे। जी तो देखिए ओबीसी आप जरूर मैं और बिल्कुल, और मैं उसके बयान सुन रहा था कि हर लोगों को 5 बच्चे पैदा करना चाहिए। ये मैं तो ये कहता हूँ कि ये देखिए ये बयान सब जो होता है ना, ये जान के मुझे लगता है दिया जाता है। क्योंकि देखिए दिया जाता है कि देखिए ये जो हिंदू मुस्लिम जितना होगा ना, जितना अगर हिंदू मुस्लिम नहीं होगा तो ओबीसी की पार्टी कहीं टिकेगी ही नहीं, कहीं उनको लाभ ही नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार, मैं हर डिबेट में कहता हूँ, मैं संतोष जी भी कह रहे थे कि ओबीसी उतना फैक्टर काम नहीं कर रहा है, पर मैं इससे अभी भी मैं सहमत नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि गोपालगंज सीट जो है वो ओबीसी करण हारा। कुडनी में भी जो है आप देखिएगा, मुर्तजा को जो ओबीसी की जो पार्टी उम्मीदवार है अच्छी खासी वहां सीट लाएंगे, और महागठबंधन को तेजस्वी यादव जो है, देखिए मैं कोई राजीव जी, आरजेडी लेकिन का एक और बात ओबीसी के बारे में कहा जाता है कि वो कैंडिडेट अच्छे देते हैं। एक तो मुस्लिम कैंडिडेट देते हैं, दूसरा जो कैंडिडेट होते भी हैं वो अच्छे होते हैं। ये भी पूर्व जिला पार्षद है शायद, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए वो तो ओबीसी देखिए खुद भी पढ़े लिखे आदमी है, लंदन से पढ़ के आए हैं, वेल एजुकेटेड हैं, तो वो तो सब कुछ वो आइडिया ही है। अब वो देखिए जीरो से आज देश की राजनीति में ओबीसी ओबीसी एक फैक्टर बन गए हैं। वो तो उनका स्ट्रेटेजी प्लानिंग है, खुद पढ़े लिखे भी है, और उनका उम्मीदवारों का जो चयन जो होता है वो अच्छा खासा होता है, और उस पर वो काफी मेहनत करते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मुर्तजा उन्होंने जो वहां पे जो सीट दिया है, वो जिला वहां पे पार्षद रहे हैं, वहां पे लोकप्रिय है। मैं सुन रहा था, मतलब कुछ लोगों को मुस्लिम मुस्लिम लोग को उन्होंने कंफ्यूज तो कर ही दिया है कि कोई किसको दे। मुस्लिम मुस्लिम वोट जो है वो आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन उन्होंने कंफ्यूज तो कर दिया है मुर्तजा को। वहां पे वो सामाजिक अच्छे तौर पे वो एक्टिव है। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जो मैं समझ पा रहा हूँ, ऐसा माना जाता है कि जो मुसलमान है वो भाजपा को वोट नहीं देता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन मैं जो देख रहा जिस हिसाब से शहनवाज हुसैन वहां कैंप कर रहे थे, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ जो मुसलमान भी वोट भी जो है, देखिए मैं हर बार मैं डिबेट में कहता हूं कि हर पार्टी को भाजपा से सीखनी चाहिए, ये चीज सीखनी चाहिए कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। चाहे वो प्रधानमंत्री का, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री को चुनने के लिए चुनाव हो, चाहे जिला पार्षद का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, भाजपा जो है मेहनत सब में बराबर करती है और सब कुछ करता है। जिस हिसाब से भाजपा जो है वो मुस्लिमों में भी काम कर रही है, जैसे ऐसा माना जाता था कि जो भाजपा है वो अपर कास्ट ही वोट देते हैं, और आप देखिए एसटी एससी भी वोट दे रहे हैं, आदिवासी भी वोट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मुसलमान भी जो है, जिस हिसाब से वहाँ कैंप कर रहे हैं, शहनवाज हुसैन काफी वहां पे थे वहां पे, जी तो बिल्कुल, मुझे लगता है पसमानदा कि मुसलमानों की किस तरीके से सक्रिय दिख रही है बीजेपी, वो भी एक फैक्टर है। बिल्कुल। आप देखिए गुजरात में, आप देखिए जो है वो उन्होंने डिवाइड, ये
हो सकता है ये चाल भी हो सकती है बीजेपी को, जिस हिसाब से हिंदू जातियों में बटा हुआ है, जैसे हिंदू जातियों में बटा हुआ है, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि जो जैसे पहले कहा जा रहा था कि 3 तलाक से जो है मुस्लिम महिलाएं खुश हैं, तो उन्होंने ये हुआ कि मुस्लिम जो है वो डिवाइड हो गए महिला पुरुष में, मेल एंड फीमेल, क्योंकि जो है वो कैसा कहा जा रहा था कि 3 तलाक से मुस्लिम महिलाएं काफी खुश हैं, वो वोट भाजपा को दे रही है। इस हिसाब से ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि जिस हिसाब से हिंदू को जातियों में विभक्त कर दिया गया है, उसी हिसाब से मुसलमान को भी जो है अलग अलग कैटेगरी में जो उनके कमजोर तबके के लोग हैं उनको उनको जो है टारगेट किया जाए, उनके वोट लिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, और मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजी काम भी आ रही है। बिहार में कितना आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन वो देखना पड़ेगा आगे। लेकिन ये गुजरात में तो ये काम आ रही है, गुजरात में स्ट्रेटेजी काम आ रही है। तो बड़ा सवाल यही है कि ओवैसी कितने बड़े फैक्टर होंगे, वीआईपी कितना नुकसान करेंगे और फाइनली जीत किसकी होगी। मतदान का आज दिन है और मत प्रतिशत भी बहुत कुछ बयां करते हैं। मतदान से जुड़ी हर खबर देखने के लिए आप बने रहिए हमारे बिहार तक के साथ। और इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा संतोष जी भी हमारे साथ जुड़े थे, ऋषि मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े थे, रमेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़े थे। इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए।